Hello class, welcome to the part 4 of the chapter Lifeline of National Economy. So in the previous parts we have discussed about the transport system, that is the major transport system are what are those? These are roadways, railways and airways, right? We have discussed about that. We have discussed that there are 6 types of roadways. Okay, roadways के क्या फ़ायदे हैं, roadways के क्या नुकसान है, ये चीज़ें हमने देख लिया है. देन रेलवेज़ का क्या फ़ायदा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में ये बहुत अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में ये बहुत चीप रहता है, बहुत आसान रहता है. अच्छा, फ्री ट्रैवल मतलब जो गुड्स ट्रैवल करवाते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह, वो रोड की बजाय रेलवे में बहुत सस्ती पड़ती हैं. तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी. देन हमने एयरवेज़ को डिस्कस किया था. एयरवेज़ में क्या है, एयरवेज़ मतलब जब हम बाय एयर चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं तो वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, लेकिन सबसे कॉस्टली मेथड है. इसके अलावा हमने दो नए लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी के बारे में जाना. वो दोज वर पाइपलाइंस एंड दी वाटरवेज. वाटरवेज एंड पाइपलाइंस के ऊपर आजकल बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है. तो ये अपकमिंग सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, राइट. आज हम जानेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन. सो मेजर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, राइट. कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है एक अपनी बात को कि दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है. तो वो कम्युनिकेशन हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं. हम अपनी बात दूसरों तक लिख के पहुंचा सकते हैं, हम अपनी बात किसी को फ़ोन करके उसको बता सकते हैं, हम अपनी बात अनाउंस करके रेडियो वगैरह पे ये किसी भी तरीके से बता सकते हैं, राइट. तो अपना मैसेज जो है किसी तक पहुंचाना, दैट इज़ कम्युनिकेशन. ओके. सो मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया आर टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म एट्सेट्रा. आप न्यूज़पेपर में कुछ लिखते हो, न्यूज़पेपर मतलब प्रेस ऑब्वियसली, उसमें कुछ लिखते हो और फिर वो लोगों तक पहुंच जाती है वो बात जो भी आप बोलना चाहते हो. मूवीज़ बनाते हैं हम, तो मूवीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज होता है, वो पूरे सब तक जाता है, राइट. तो इस तरीके से कम्युनिकेट हम बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं. इंडिया में इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है. अभी भी हाँ ठीक है कि अभी पोस्ट लोग कम करते हैं, अभी ज़्यादा लोग पोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क की रीच है वो गांव-गांव तक है, हर जगह. मतलब वहाँ पे कुछ अवेलेबल हो ना हो, पोस्ट ऑफिस ज़रूर मिलता है. पोस्ट ऑफिस होगा ही होगा, वहाँ तक आपको डाक पहुँचती है. और जो भी बेसिक कम्युनिकेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन होते हैं, कुछ भी होता है, वो भी आपको डाक के थ्रू ही मिलता है. अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, कुछ भी हैं, तो आपको अगर गवर्नमेंट का अभी भी कोई फॉर्म फिल करना होता है तो यहाँ से इंडियन पोस्टल नेटवर्क के थ्रू ही आप फॉर्म फिल करते हैं. इस तरह से चीज़ें होती हैं. इंडियन पोस्टल नेटवर्क काफ़ी बड़ा नेटवर्क है. इसमें 2 टाइप की मेल होती है. फर्स्ट क्लास मेल जो होती है वो उसको मतलब प्रायोरिटी पे रखा रहता है. वो बहुत जल्दी पहुंचानी होती हैं. फर्स्ट क्लास मेल बहुत जल्दी पहुंचानी होती है, इसलिए उनको एयरलिफ्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह बाय एयर पहुंचाया जाता है, जल्दी पहुंचाया जाता है. दूसरा है सेकेंड क्लास मेल विच इंक्लूड बुक पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स. दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. जो सेकंड क्लास मेल होती है उसके अंदर होती है एक जगह से दूसरी जगह बुक्स पहुंचाना हो, न्यूज़पेपर पहुंचाना. जैसे कई जगहें होती है, जैसे कि मान लीजिए मुंबई है, तो वहाँ चेन्नई से मुंबई में न्यूज़पेपर को फ्लाई करके पहुंचाया जाएगा. अगर वो फर्स्ट क्लास मेल है तो वो एयरलिफ्ट होगी. नहीं तो फिर क्या होगा कि वो क्या बोलते हैं, लैंड से भिजवाया जाएगा. बाय लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ से एक दूसरी जगह पर पहुंचाया जाएगा. तो फर्स्ट क्लास मेल वो मेल होती है जो एयरलिफ्ट की जाती है, और जो अपनी सेकंड क्लास मेल्स होती हैं उसके अंदर बुक पैकेट्स, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन जिनको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती है जिनको बाय सरफेस सरफेस से ले जाया जाता है. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया. द सब्सक्राइबर ट्रंक कॉल, जिसको हम एसटीडी बोलते हैं ना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसको याद रखना है बिकॉज ये 1 मार्क में आ सकता है. सो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग ये क्या है, फैसिलिटी है
जो कि एसटीडीज क्या होते हैं, ये जो आप मूवीज वगैरह में भी आप देखते होंगे कि वो एक फोन बूथ सा बना होता है, उस फोन बूथ के अंदर जाके कॉल कर सकते हैं, तो वो भी तो एक कम्युनिकेशन का मीडियम ही तो है, राइट। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का ही मीडियम है, और इंडिया में ये नेटवर्क मोस्टली हर जगह पे आपको मिल जाएगा, हर टाउन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, मास। मास मतलब जो बहुत सारी जनता तक एक ही बारी में पहुंचाया जा सके कोई मैसेज। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा मैसेज जो एक ही बारी में बहुत सारी जनता, लाखों करोड़ों की जनता तक पहुंचाया जा सके, हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंचाया जा सके एक ही बारी में। तो जैसे कि कोई भाषण देता है या कोई मूवी बनाता है, वो तो एक ही बार में लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है, तो ये मास कम्युनिकेशन। रेडियो पे कोई बोलता है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो वो एक ही बार में लाखों करोड़ों तक वो मैसेज पहुंच जाता है, तो ये मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ये चीज़ें मास कम्युनिकेशन कहलाती हैं। इंडियन रेडियो चैनल, जिसको हम आकाशवाणी बोलते हैं, आकाशवाणी आप सबने सुना ही होगा, आकाशवाणी एफएम पे सुना ही होगा, तो उसमें आता है वो, वहाँ पे बहुत टाइप के प्रोग्राम चलते हैं। ये नेशनल लेवल पे तो चलता ही चलता है, लेकिन स्टेट और रीजनल लेवल पे भी चलता है। स्टेट और रीजनल लेवल पे भी चलता है, मतलब लोकल खबरें, लोकल लैंग्वेज में खबरें, ये सारी चीज़ें ये इंडियन रेडियो चैनल करता है। इंडियन रेडियो चैनल, जिसको हम आकाशवाणी बोलते हैं, आकाशवाणी करता है। दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन डीडी जिसको बोलते हैं, जिसपे आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो महाभारत रामायण बहुत भर भर के लोगों ने देखी है, तो ये जो दूरदर्शन है ये सरकारी चैनल है। तो इसके ऊपर, इसके अंडर, इसमें जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोलना होता है, प्रेसिडेंट को कुछ बोलना होता है, तो वो इस चैनल पे आके बोलते हैं, इसी चैनल पे आके बोलते हैं। तो ये भी एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, पता नहीं पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, और पता नहीं कितने कितने न्यूज़पेपर है, इतने सारे न्यूज़पेपर है। और न्यूज़पेपर्स की लैंग्वेजेस भी अलग अलग है, मतलब कोई इंग्लिश, जैसे जितनों के मैंने नाम लिए इंग्लिश में थे, लेकिन उसमें पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर ये हिंदी वाले थे। कई न्यूज़पेपर उर्दू में आते हैं, कई गुजराती में, बंगाली में, अलग अलग लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स आते हैं। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर मिल जाते हैं। आपको जिस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर चाहिए, तमिल, मलयालम, हर लैंग्वेज में आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। अब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि आप अपने देश में या तो कुछ सामान मंगवा रहे हो या कुछ सामान भेज रहे हो, या तो कुछ सामान मंगवा रहे हो बाहर से, या आप कुछ सामान यहाँ से बाहर भेज रहे हो, ठीक है। तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, कि आप दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड मतलब व्यापार होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो आप दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो या तो आप सामान खरीद रहे हो दूसरे देशों से, अगर आप सामान खरीद रहे हो दूसरे देशों से, अगर आप सामान मंगवा रहे हो, तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट, कि वो आया है सामान, ओके। लेकिन अगर हम दूसरे देशों को सामान भेज रहे होते हैं, यहाँ से इंडिया से सामान बेचा जा रहा होता है, भेजा जा रहा होता है कहीं और, तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, वो हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, राइट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। मतलब कि हमने क्या चीज़ें, जितनी चीज़ें मंगवाई, क्या उतनी चीज़ें बेची, या हमने ज़्यादा चीज़ें मंगवाई और कम चीज़ें बेची, या हमने ज़्यादा चीज़ें बेची और कम चीज़ें मंगवाई। ये चीज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड से बताई जाती है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि क्या हमने ज़्यादा सामान बाहर बेचा या हमने ज़्यादा सामान बाहर से मंगवाया, ठीक है। ज़्यादा सामान हमने बाहर बेचा या ज़्यादा सामान हमने बाहर से मंगवाया। मान लो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपकी इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, आप अच्छा सामान प्रोड्यूस कर रहे हो और विदेशों में उसको मंगवाया जा रहा है। अगर आपने बहुत कुछ इंपोर्ट करवाया तो इसका मतलब कि आपके देश में चीज़ें जो है वो बनती नहीं है, आपको दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, दूसरे देशों से आपको सामान मंगवाना पड़ता है।
तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड से हमें पता चल जाता है कि क्या आपने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करी हैं, ये ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करी हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, अभी मैंने जैसे आपको बताया, जब अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो इसका मतलब आपके देश में अच्छा सामान बन रहा है और आप उसको बाहर बेच रहे हो, उसकी वैल्यू है। तो इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो कहलाता है फेवरेबल बैलेंस, वो अच्छी चीज़ कहलाता है। लेकिन जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो अनफेवरेबल कहलाता है, वो अनफेवरेबल कहलाता है। अब इंडिया से कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है? इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी, जो ये हीरे मोती वगैरह इन सब का काम होता है, ज्वेलरी का काम होता है, ये सारी चीज़ें ये ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं। केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें बाहर भेजी जाती हैं। इंपोर्ट कौन सी चीज़ें करी जाती है? इंपोर्ट किया जाता है हमारे यहाँ पेट्रोलियम इंपोर्ट किया जाता है, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करी जाती है। तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें इंपोर्ट की जाती है। अच्छा, टूरिज्म जो है वो भी आजकल एक बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस बन चुका है। तो टूरिज्म जो है, टूरिज्म के अंदर क्या बोलते हैं, 15 मिलियन लोग टूरिज्म से पैसा कमाते हैं। टूरिज्म से पैसा कितने लोग कमा रहे हैं? 15 मिलियन लोग डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, डायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म से फ़ायदा क्या होता है? टूरिज्म से ये फ़ायदा होता है कि आप मान लो नॉर्थ इंडिया में रहते हो और आप साउथ इंडिया में जाते हो घूमने के लिए, तो क्या होता है, एक तो आप पैसा खर्च करोगे इकोनॉमी में, है ना, चीज़ें खरीदोगे, कुछ करोगे, तो एक तो इकोनॉमी में पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी, राइट। आप चीज़ें खरीदोगे, गरीब जिसने भी सामान बनाया उसको पैसा मिलेगा, है ना, तो ऐसा ऐसा होगा। दूसरा क्या होगा, जो आप नॉर्थ इंडिया से हो मान लो और साउथ इंडिया में जाते हो, तो आपको वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा अच्छा ये तो हमारा ही देश है, यहाँ पे लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आप दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें सोचने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे कि अच्छा यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, ये करते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं। तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परसूट। ये हम एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि अच्छा वहाँ पे ना ऐसा करते हैं, बहुत ये ऐसा करते हैं, उन लोगों की ये बिलीफ है। तो इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज होता है हम लोगों के बीच में। या फिर जैसे कि वहाँ का कुछ फेमस हो, फेमस चीज़ हो वहाँ की कोई, जो वहाँ के लोकल लोग बनाते हैं या कुछ है, तो हम वो खरीद के लाते हैं, तो उन लोकल लोगों की इनकम बढ़ती है, उन लोगों को उनका जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो बढ़ता है। जैसे हम जयपुर जाते हैं तो हम जयपुर से वो लाख की चूड़ियाँ वगैरह खरीद के लाते हैं, क्योंकि वो वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि हमें काफ़ी वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस है, वहाँ के लोगों को इनकम होती है इन सब चीज़ों से। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। ये तो जो मैंने बताया ये डोमेस्टिक था कि अगर आप अपने ही देश में घूम रहे हो तो ऐसा सब होता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हो तो सेम चीज़ इंटरनेशनल में भी लागू होगी कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, कोई इंडिया में आ रहा है मान लो, तो वो इंडिया के कल्चर को देखेगा, इंडिया के कल्चर को जानेगा, दूसरी जगहों पे जाके बताएगा कि अच्छा इंडिया में ना ऐसा होता है, इंडिया में इस बात को मानते हैं, इंडिया में ऐसा करते हैं। तो इस तरीके से इंडियन कल्चर की वैल्यू बढ़ती है। जैसे योगा, तो लोगों ने देखा होगा ऑब्वियसली कि इंडिया में योगा होता है और काफ़ी यहाँ से फिर वो सीख के गए होंगे, राइट। तो आयुर्वेदा, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि टूरिज्म की वजह से काफ़ी फैलती हैं। सो एडवेंचर टूरिज्म होता है, टूरिज्म में भी इको टूरिज्म होता है। इको टूरिज्म मतलब आप नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए कहीं घूमने जाते हो। एडवेंचर टूरिज्म होता है कि आप पैराग्लाइडिंग करने, ट्रैकिंग कर रहे, ये सारी चीज़ें करने, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पहाड़ों में लोग जाते हैं पैराग्लाइडिंग करने, पैराशूट्स पे घूमने, या बीचेस पे जाते हैं वो डाइविंग वगैरह करने, ये सारी चीज़ें होती हैं। एडवेंचर टूरिज्म होता है। कल्चरल टूरिज्म होता है जब आप किसी कल्चर को खोजना चाहते हैं कि यहाँ कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टूरिज्म। अच्छा, मेडिकल टूरिज्म एक न्यू काइंड ऑफ टूरिज्म है।
इसमें क्या होता है कि इंडिया में आजकल बहुत सारे लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, इंटरनेशनली इंडिया में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिया में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इंडिया में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कम प्राइस पे अवेलेबल है। देखो यूरोप, अमेरिका, इन सब जगहों पे इलाज बहुत ही महंगा है, इन सब जगहों पे इलाज काफ़ी महंगा है। अब इंडिया में इसी तरह उसी वही टेक्नोलॉजी है, वही सब कुछ है, वही सारा मतलब सेटअप है, लेकिन कम पैसे में। तो इसलिए उन लोगों को सस्ता पड़ता है इंडिया में आके ट्रीटमेंट करवाना। तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं और यहाँ से ठीक होके जाते हैं। तो इसको हम मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के टूरिज्म होते हैं जो हमारी नेशनल इकोनॉमी को बहुत ही हेल्प करते हैं। इसी के साथ आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ, सो वो आप लोग सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।